भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आर्थिक दिशा में एक दशक से आगे बढ़ रहा है। जीएसटी में बड़ा व्यापक बदलाव आया है, जिसमें मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत की सांस है। जीवन जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता होती है। कपड़े में 2500 तक कपड़े खरीदने पर तो उन पर 5% की जीएसटी पड़ेगी। कांग्रेस के जमाने में सीमेंट पर 31% टैक्स लगता था, अब 18% टैक्स कर दिया गया है। दूध, दही, छाछ, तेल पर जीएसटी कम कर दी गई है। नवरात्र के प्रथम दिन पर रोटी, कपड़ा और मकान पर अभूतपूर्व राहत प्रधानमंत्री जी ने दिया है। पहले दिन में मारुति 30,000, हुंडई की 11,000 और महिंद्रा की 11,000 कारें बिकी है। प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी की भी आवाजें उठाई है। 1900 से 1925 में महात्मा गांधी ने भी स्वदेशी की आवाज उठाई थी। महात्मा गांधी जी के स्वदेशी के लिए आंदोलन किया गया था। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वदेशी एक अभियान के रूप में चलेगा। गंभीर असाध्य कैंसर जैसे रोगों की दवाइयों पर जीएसटी खत्म कर दी गई है। राज्य में कर्नाटक में मुस्लिम समाज को आरक्षण देकर SC, ST, OBC का आरक्षण समाप्त करने की पूरी व्यवस्था कांग्रेस निरंतर कर रही है। कांग्रेस शासित राज्यों में पिछले दरवाजे से भारत सरकार के पिछड़े वर्ग आयोग ने उन राज्यों से जवाब तलब किया है। पश्चिम बंगाल ने करीब 141 मुस्लिम जातियों को पिछड़े वर्ग में डाल दिया है। पूछा गया पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा कि ऐसा कैसे हो गया, तो कहते साहब वो कन्वर्ट होने से पहले वो थे, इसलिए मान लिया जाए। और मजे की बात है, हिंदू समाज से ज्यादा जातियां मुस्लिम समाज में दिखा दी हैं। और मैं खड़गे जी से पूछना चाहता हूं, आपने तो अल्पसंख्यक संस्थाओं के नाम पर हजारों हजार संस्थाओं को मान्यता देकर उन्हें आरक्षण से बाहर कर दिया कि नहीं। मैं कांग्रेस से स्पष्ट पूछना चाहता हूं, आपकी सत्ता थी, कश्मीर में SC, ST, OBC का आरक्षण नहीं था। आपकी सत्ता थी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी SC, ST, OBC का आरक्षण साफ। जामिया मिलिया इस्लामिया SC, ST, OBC का आरक्षण साफ। तो मेरे भाई, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप तो कर चुके हैं और आपकी हरकतें इस बात की गवाह हैं कि अगर आरक्षण की सबसे बड़ी दुश्मन कोई है, 1961 का नेहरू जी का मुख्यमंत्रियों को लिखे गए लेटर से लेके आज राहुल जी के समय तक सर्वाधिक क्षति कांग्रेस ने की है। वही गवाह आप मित्रों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आर्थिक विकास के जिन नए सोपानों की तरफ विगत एक दशक से लगातार बढ़ रहा है, उसी श्रृंखला में एक युगांतकारी परिवर्तन 2 दिन पहले से लागू GST यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में भारी परिवर्तन करके हुआ है, जिसे हम सब GST 2 के रूप में जानते हैं। इस संदर्भ में पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की एक श्रृंखला है और उसी व्यवस्था और कार्यक्रम के तहत मैं आज यहां आपके समक्ष उपस्थित हूं। देखिए, ये जो GST में बदलाव आया है, ये एक बड़ा व्यापक बदलाव है, जिसने एक आम आदमी के लिए, विशेषकर मध्य वर्ग, निम्न मध्य वर्ग और निर्धन वर्ग के लिए जीवन की 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। तीनों के टैक्स में भारी कटौती की है। जहां एक तरफ रोटी की दृष्टि से देखें तो चाहे रोटी हो, पराठा हो, चाहे टेट्रा पैक दूध हो या पैक्ड पनीर और छाछ हो, इस पे जहां टैक्स 0% किया गया है, वहीं दूसरे अन्य बिस्कुट से लेके और अन्य खाद्य पदार्थ जिसमें अचार, अन्य चीजें हैं, उन्हें 5% पे ले आया गया है। दूसरी चीज, जीवन की आवश्यकता होती है कपड़ा। तो जो वस्त्र बनते हैं और वस्त्र में जो रेशे बनते हैं, उन पे टैक्स 5% कर दिया गया है। और जो आप रेडीमेड वस्त्र खरीदते हैं, 2,500 रुपए तक के रेडीमेड जो कपड़े हैं, उन पे GST 5% कर दिया गया है। और मुझे लगता है कि उन्हीं कपड़ों को छोड़ दिया जाए तो मध्यम वर्ग 2,500 रुपए से अधिक के कपड़े सामान्यतः नहीं खरीदते हैं। बहुत विशेष अवसर हो, शादी ब्याह का, तो छोड़ दिया जाए। इसके अतिरिक्त मकान, एक दौर था कांग्रेस के दौरे हुकूमत में
जब स्टेट टैक्स और वैट लगता था तो मकान बनाने की सबसे बड़ी जरूरत सीमेंट होती है, सीमेंट पे 31% टैक्स था। अब सीमेंट पे वो टैक्स घटाकर 18% कर दिया गया है। मकान के अंदर की जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, जिसमें टूथब्रश, टूथपेस्ट से लेके दैनिक प्रयोग में करने वाले, चाहे वो शैम्पू हो, ऑयल हो या अन्य चीजें हो, उन सब पे भी वैट घटाकर, जीएसटी घटाकर वैट के जमाने से बहुत नीचे लाकर 5% तक कर दिया गया है। अर्थात एक जन सामान्य को रोटी, कपड़ा और मकान तीनों में इतनी भारी राहत नवरात्र के प्रथम दिन से देने का जो अभूतपूर्व निर्णय लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, तो पूरा देश इस समय उस उत्साह के लक्षण भी दिखा रहा है। पहले 24 घंटे के जो रुझान आए हैं, क्योंकि इसमें एक और भी काम किया गया है। अगर आप देखें तो मिडिल क्लास के लिए जिन चीजों की सर्वाधिक उपयोगिता होती है कि 350 सीसी से कम की जो टू व्हीलर्स हैं, यानी बाइक या स्कूटर, उन पे 5% कर दिया गया है। 1200 सीसी से कम की जो पेट्रोल की कारें हैं या 1500 सीसी से कम की डीजल की कारें, यानी जो छोटी कारें होती हैं, मिडिल लेवल की कारें, उन पे भी ये घटा दिया गया है जीएसटी, जिसकी वजह से यह रुझान आने शुरू हुए हैं कि भी पहले दिन के जो आंकड़े मीडिया में आए हैं, तो मारुति की 30,000 कारें पहले दिन बिकी हैं, तो हुंडई की 11,000 कारें बिकी हैं, तो महिंद्रा की 10,000 कारें बिकी हैं पहले दिन। और उसमें एक बहुत बड़ा कारण यह है कि जो टैक्स में कटौती हुई है। यदि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, पहले इकोनॉमिक क्लास में भी 18% टैक्स लगता था हवाई जहाज में, अब बिजनेस क्लास में तो 18% है, पर इकोनॉमिक क्लास में जीएसटी 5% कर दिया गया है। यदि आप कहीं बाहर जाकर रहें तो 7,500 रुपए तक के होटल पर सामान्यतः मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग इससे अधिक महंगे कमरों का उपयोग सामान्यतः नहीं करता है, उस पर भी जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है। तो मैं ये कह सकता हूं कि चाहे जीवन की मूल आवश्यकता हो अथवा गतिविधियों की जरूरत हो, कि बाहर जाना हो, कामकाज के लिए जाना हो, उस सब में ये भारी सुधार का जो काम किया है, इसने आम जनता के हाथ में खर्च करने की ताकत बढ़ाई है। और हमें इस बात का पूरी उम्मीद है कि नवरात्रि से प्रारंभ होकर दीपावली तक और छठ पूजा तक के इस त्योहारों के मौसम में कम से कम 3.5-4 लाख करोड़ रुपए की जो इकोनॉमी है, वो इस खर्च के माध्यम से जनता खरीदेगी और देश की अर्थव्यवस्था में उसका योगदान होगा। एक बिंदु और स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जिन लोगों को लगता है कि ये कोई तात्कालिक रूप से किया गया निर्णय है या किसी राजनीतिक रूप से लिया गया निर्णय है, वो प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की दूरदृष्टि को नहीं समझ सकते। ये विगत 10 वर्षों में लिए गए, उत्तरोत्तर लिए गए आर्थिक निर्णयों की श्रृंखला की एक कड़ी है। सबसे पहले जनधन योजना आई, यानी बैंक्स खाते खुलवाए गए। आज 56 करोड़ बैंक अकाउंट हैं। दिस इज द बिगेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द वर्ल्ड। दुनिया में इससे बड़ा आर्थिक समावेश नहीं हुआ गरीब और निम्न मध्यम वर्ग का। इसके बाद क्या किया गया, लोगों ने कहा साहब उस खाते में पैसे कहां से आएगा, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी आया। आज उन 56 करोड़ खातों में 2.5 लाख करोड़ रुपए है, क्योंकि अगर आप खाते भी खुलवा देते तो उस जमाने में कौन जाता बैंक से पैसे निकालने, गरीब आदमी अपने दिन की मजदूरी में से पैसा निकालने कैसे जाता। तो अगला आया डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, जैम, जनधन, आधार, मोबाइल। देखिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा। आज मोबाइल की वजह से स्थिति ये हो गई कि आज भारत, और उसके लिए सबसे पहले डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया। इसी 30 जून को भारत में इंटरनेट कनेक्शन 100 करोड़ हो गए। 1 अरब 12 करोड़ मोबाइल फोन्स हैं और उसमें 85% स्मार्टफोन है। और प्रभाव यह हुआ कि एक दौर में हमारे देश के वित्त मंत्री सदन के पटल पर बोले थे कि भारत तो कम पढ़ा लिखे लोगों का देश है, टैक्स सेवी नहीं है, कैसे संभव हो पाएगा कि ये लोग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कर पाएंगे। टुडे इंडिया कंट्रीब्यूट्स 48% ऑफ द ग्लोबल डिजिटल ट्रांजैक्शन, जो अमेरिका और चीन दोनों को मिला दीजिए तो उससे ज्यादा है। और
भारत का डिजिटल ट्रांजैक्शन इंटरफेस यूपीआई वीजा को पीछे छोड़कर पिछले महीने दुनिया में एक दिन में सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाला आधार बन गया। इसके बाद नोटबंदी आई, उसके बाद जीएसटी आया, जीएसटी आने के बाद प्रोडक्ट लिंक इक्विटी स्कीम आई जिससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारी बढ़ोतरी हुई। इसके बाद भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा $650 बिलियन के ऊपर गया। उसके बाद इनकम टैक्स की लिमिट 12 लाख से ऊपर की गई। मुझे अच्छी तरह याद है उस दिन टीवी पर मॉर्निंग में, अगर आप लोग भी देख रहे होंगे, तो बड़े से बड़े आर्थिक विशेषज्ञ ये अनुमान लगा रहे थे कि 10 लाख कर दी जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। पहली बार हुआ होगा भारत के इतिहास में कि मीडिया ने जो अनुमान लगाया उससे ज्यादा सरकार ने दे दिया, 12 लाख। उसके बाद ये जीएसटी का बदलाव, तो आप समझ सकते हैं कि ये एक व्यापक देश के अंदर आर्थिक सुधार और जन जन के हाथ में आर्थिक शक्ति देने की एक दीर्घकालिक योजना, लॉन्ग टर्म प्लान का एक हिस्सा है। और इसे समझने के लिए मोदी जी की तरह कुशाग्र बुद्धि चाहिए, बाल बुद्धि से इसे नहीं समझा जा सकता है यदि कोई इसे समझने का प्रयास करे। इसी के साथ प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी का भी आह्वान किया है। हम यह बात कहना चाहते हैं कि आज से 100 साल पहले 20वीं सेंचुरी के फर्स्ट क्वार्टर में 1900 से 1925 के बीच में महात्मा गांधी ने स्वदेशी का आह्वान किया था। हमें स्वराज्य मिला था पर स्व का तत्व उसमें नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आने के बाद पहले सांस्कृतिक दृष्टि से स्व का तत्व आया, अब आर्थिक दृष्टि से उस स्व के तत्व को स्थापित किया है। यदि 20वीं सेंचुरी का फर्स्ट क्वार्टर गांधी जी के नेतृत्व में स्वदेशी आंदोलन के लिए था, तो 21st सेंचुरी का फर्स्ट क्वार्टर मोदी जी के नेतृत्व में स्वदेशी अभियान के द्वारा भारत के जन जन को सशक्त करने का एक आधार बनाएगा। इसलिए मैं अंत में कहना चाहता हूं कि ये जीएसटी 2 भारत के हर सामान्य और गरीब व्यक्ति के हाथ में वह क्रय शक्ति देगा। वैसे भी जब हम आए थे तो 74,000 रुपए थी भारत की प्रति व्यक्ति आय, जो अब 2.5 लाख रुपए के आसपास हो गई है, वो शक्ति देगा। और भारत की इंडस्ट्री से लेके, भारत के किसानों से लेके, भारत के मजदूरों से लेके, भारत के रोजमर्रा में काम करने वाले मिडिल क्लास तक सबको जीवन के हर क्षेत्र में आर्थिक सशक्तिकरण का जो ये महाअभियान है, इसके चलते हुए आज ये स्थिति है कि हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, तीसरे बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया के तीसरे बड़े देश हैं, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, हैंडसेट में हम दुनिया के दूसरे नंबर के देश हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शन में और इंफ्रास्ट्रक्चर में हम नंबर 1 के देश हैं। इसीलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर सबसे ज्यादा किया गया था ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े हो। और चांद के अछूते खोने दक्षिणी ध्रुव को छूने वाले हम दुनिया के पहले देश हैं। डिफेंस प्रोडक्शन में हम किस सीमा तक पहुंचे हैं कि आपने देखा होगा कि रक्षा मंत्री जी ने आज ही मोरक्को में टाटा डिफेंस की पहली भारत की ओवरसीज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई। यानी भारत की कोई कंपनी दूसरे देश में जाके रक्षा उत्पाद बना रही है। इसलिए मैं ये कहते हुए कि जो हमारे विपक्षी लोग हैं, जो इल्जाम देने की हरकत और हिमाकत से बाज नहीं आते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि मोदी जी के नेतृत्व में कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उन्हें इतना बड़ा बदलाव दिखाई नहीं पड़ता है। उन्हें अपनी नजर बदलनी चाहिए और इल्जाम देने की अपनी फितरत बदलनी चाहिए। तो मैं प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की तरफ से अपने राजनीतिक विरोधियों के लिए यह पंक्ति कहकर अपना निवेदन समाप्त करता हूं कि हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। बड़ी तरकीब से कश्ती यहां तक लेके आए हैं, बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से, आंधियों में भी अक्सर चिराग हमने जलाए। धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी बात कही। जब हम किसी देश की तुलना करते हैं तो उसके लिए पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी इन द डोमेस्टिक मार्केट होता है। जैसे आपने पानी की बोतल देखी होगी, यहां कितने की मिलती है? 10 रुपए की। अमेरिका अगर आप कभी गए हो, आपने खरीदा हो, तो कितने की मिलती है? $1.5 की। $1.5 के हिसाब से यहां कितना हुआ? 150 रुपए। कहें 150 रुपए की मिलती है? नहीं। तो परचेजिंग पावर पैरिटी को देखें तो हम नंबर 2 के लगभग की अर्थव्यवस्था है। अमेरिका, चीन के बाद हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था ऑलरेडी हो चुके हैं। तो जब आप किसी की ये पर कैपिटा इनकम देखते हैं तो डोमेस्टिक मार्केट में उसकी वैल्यू क्या है, उसके अनुसार देखा जाता है।
देखिए, सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था ये कर दी है कि अब सारे उत्पादों की सूची दे दी है, तो अब कोई बहुत किंतु परंतु या कंफ्यूजन का स्कोप ही नहीं रह गया है कि इसके ऊपर इतना ही टैक्स होगा। यानी जैसे मैं कहूं किसी दौर में था ना कि इस प्रकार की खाने की चीज पे क्या होगा, उस प्रकार खाने की चीज, फिर भी जो लोग ये कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि अच्छा प्रयोग है, तो अधिकाधिक लोगों को इसे करना चाहिए। देखिए, मेडिसिन में भी आपने अच्छा याद दिलाया, जो कई गंभीर असाध्य रोग हैं, कैंसर और कई अन्य असाध्य रोगों पर की मेडिसिन पर जीएसटी शून्य कर दिया गया है और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर भी जीएसटी भारी मात्रा में घटाया गया है, ताकि और आपको ध्यान हो, हमारी सरकार ने आने के बाद भी जन औषधि केंद्र 10,000 से अधिक खोल दिए हैं, जहां पर जेनेरिक मेडिसिन मिलती हैं, यानी वही दवा जो आपको बाजार में जिस मूल्य पे मिलेगी उसके कुछ मामलों में तकरीबन आधे और कुछ मामलों में तकरीबन आधे से भी कम कीमत के ऊपर, ताकि वो सहजता से सुलभ हो सके। इसमें देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के आधार के ऊपर हो रहा है, क्योंकि अगर आपको पता हो कि अमेरिकी संसद में भी इसी पिछले साल डी डॉलराइजेशन पे बहस हुई है, क्योंकि डॉलर को लेकर थोड़ी असमंजस की स्थिति हो रही है, इस कारण से सोने की कीमत बढ़ रही है। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा, भारत तो एक ऐसा देश है जहां सदा सर्वदा से अमीर हो, मध्यम वर्ग हो या गरीब हो, उसे परंपरा से यही कहा जाता है कि सोने को संरक्षित करके रखो। तो मुझे लगता है भारतीयों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक पहले इस विषय के ऊपर, जो संबंधित विषय है उसके ऊपर हो जाए। आपने बड़ा अच्छी बात कही। अब ये एक संयोग है कि जीएसटी चाहकर भी पेट्रोल डीजल को कोई भी राज्य सरकारें उसके अंदर लाने को तैयार नहीं थी। तो चूंकि जीएसटी और ये पेट्रोल और आबकारी दो चीजें ऐसी हैं जो अभी भी राज्यों के अधिकार में हैं, वो जीएसटी के दायरे में नहीं है। हाँ, एक पॉइंट मैं और कह दूं कि जो लोग इन्होंने प्रश्न पूछा तो ध्यान आ गया, जीएसटी काउंसिल में आज तक जितने भी निर्णय हुए वो सर्वसम्मत हुए हैं, यानी सबने इंक्लूड करके सम्मत किया है और बाहर आकर विरोध कर रहे हैं। ये बड़ी विचित्र बात है। यहां तक कि इस जीएसटी काउंसिल के अंदर भी विपक्ष के भी राज्यों ने समर्थन कर दिया। कर्नाटक और केरल पहले विरोध कर रहे थे, हिमाचल कांग्रेस शासित राज्य था, उन लोगों ने बात की। अंत में जब वोटिंग की नौबत आने लगी तो फिर सभी राज्यों ने कहा कि परंपरा रही है कि सर्वसम्मति निर्णय हो, तो अंततः कर्नाटक और केरल ने भी सर्वसम्मति के साथ निर्णय में भागीदारी की। तो मैंने आपसे अभी कहा कि जीएसटी काउंसिल में जो भी निर्णय लिया जाता है वो सर्वसम्मत से लिया जाता है। ऐसी व्यवस्था बहुत अनुकूल नहीं होगी कि बहुमत के आधार के ऊपर अगर बात करें तो निश्चित रूप से एनडीए, भाजपा एनडीए शासित राज्य अधिक होंगे, परंतु हम सर्वसम्मति बनाकर, मगर जो हमसे सवाल पूछते हैं वो तो अपने यूपीए में सम्मति नहीं बना पाए थे। पूछिए, जीएसटी लाने के लिए जब 2010 में जीएसटी आया था, ममता बनर्जी तैयार थी क्या? डीएमके तैयार था क्या? लेफ्ट तैयार था क्या? तो जो अपने गठबंधन में नहीं बना पाए सहमति, मगर हमने सब में सहमति बनाई और आगे की चीजें भी सहमति के साथ आगे बढ़ी। हाँ, मुझे लगता है वो क्या टाइम लैग में सोचते हैं भाई। 240 वाली कहानी 1.5-1.25 साल पुरानी हो गई, वो आज उनको याद आ रही। वैसे तो वो कहानी तो बहुत पुरानी हो गई, उन्हें याद करना चाहिए। उसके बाद तो हरियाणा हुआ, उसके बाद तो महाराष्ट्र हुआ, उसके बाद तो दिल्ली हुआ। तो जिसे पुराने जमाने में क्रिकेट में कमेंट्री कहते थे ना कि पहले जब कभी रन कम थे, फिर वो जब शतकीय साझेदारी हो जाती थी तो कहा जाता था वो कहानी बहुत पुरानी होती हुई। तो मुझे लगता है अभिषेक जी को पुरानी कहानी में ज्यादा अपने को सोचने की बजाय आगे की सोचनी चाहिए। देखिए, दोनों बातों बताता हूं। जो पहले वो लोग कहते हैं ये सो कॉल्ड वोट चोरी, तो मैं उनसे सीधे सवाल पूछना चाहता हूं। आप ही तो 6 महीना पहले हल्ला मचाते थे कि ईवीएम हैकिंग है, बटन कोई भी दबाओ वोट भाजपा को जाता है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं भाई कि अगर ईवीएम हैक थी तो किसी को वोट चोरी करने की क्या जरूरत थी? मैं आज कांग्रेस से स्पष्ट पूछना चाहता हूं, ईवीएम हैकिंग के आरोप की पैकिंग हो गई क्या? अब क्यों उठाना बंद कर दिया? या तो वो झूठ था या ये झूठ है। पर चिंता मत करिए, वो भी झूठ था और ये भी झूठ है। झूठ से नकाब धीरे धीरे हटता जा रहा है। दूसरा प्रश्न आपका क्या था? हाँ, जीएसटी की जो मांग कर रहे थे, मैं कहता हूं जाके चेक करिए। उससे पहले जो वैट, ऑक्ट्राई, अनेकानेक टैक्स लगते थे उनके शासनकाल में, वो कितने अधिक थे आप याद करिए। एक दौर था एक शहर से दूसरे शहर जाने में चुंगी लगती थी और टोल नाके के ऊपर गाड़ियों की लंबी लंबी लाइन रहती थी। मतलब एक देश छोड़िए, एक राज्य के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाने पे, तो जिन लोगों ने इतने साल तक करके रखा। और जहां तक मांग करने की बात है,
उनकी मांगे कितनी गंभीरता से ली जानी चाहिए, मुझे लगता है ये तो उनकी पार्टी वालों से पूछ लिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। बहुत अच्छी, सारे विपक्ष ने सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री जी के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, इसके लिए हम विपक्ष का भी अभिवादन करते हैं। कोई आश्चर्य की बात नहीं है, 2006 में लखनऊ, फैजाबाद और वाराणसी के अदालतों में बम धमाके पे आतंकवादियों के भी उन्होंने आरोप मुकदमे वापस लेने की कोशिश की थी, हाईकोर्ट से फटकार लगने के बाद वापस लिए थे। तो ये आदतन बोलते हैं, फितरतन बोलते हैं। दोनों बातों का जवाब देता हूं। जाति की रैलियां रुकने के संदर्भ में जो अखिलेश जी कह रहे हैं, तो मैं आप सबसे कहता हूं जरा याद करिए, जब संसद भवन में फ्लोर ऑफ द हाउस पे अनुराग ठाकुर जी ने बगैर नाम लिए बोला था कि जाति गणना की बात सबसे ज्यादा वो नेता करता है जिसकी खुद की जात का पता नहीं है। तो अखिलेश जी बड़े आक्रोश में खड़े होके लोकसभा के पटल पे बोले थे कि आप किसी की जात कैसे पूछ सकते हैं। याद करिए वो वीडियो, एनीबडी कैन गो एंड चेक। तो मैं अखिलेश जी से पूछना चाहता हूं, तब वो सच था या ये सच है? यानी तब तो आप कह रहे हैं जात कैसे पूछ सकते हैं, आज जात पूछ सकते हैं, या उस समय भी चेहरे पे कुछ और दिल में कुछ और था, और आज भी चेहरे पे कुछ और दिल में कुछ और है? तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की प्रबुद्ध जनता भली भांति समझती है। दूसरा बिंदु, मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो कह रहे